हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एक्टिव माइंड। तो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने नेशनल गवर्नमेंट स्टार्ट किया था और उसमें हम पढ़ रहे थे प्रेसिडेंट के बारे में। तो हमने वहाँ पे पढ़ा कि आर्टिकल 52 में प्रेसिडेंट के बारे में बताया गया है, आर्टिकल 53 में उनकी एग्जीक्यूटिव पावर के बारे में बताया गया है, और आर्टिकल 54 में इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट यानी उनके चुनाव के बारे में बताया गया, और आर्टिकल 55 में बताया गया है कि उनके इलेक्शन के मैनर्स क्या होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम देखते हैं, आज हम यहाँ पे पढ़ेंगे क्वालिफिकेशन, ओथ, टेन्योर, सैलरी ऑफ प्रेसिडेंट यानी योग्यता, शपथ और कार्यकाल, वेतन उनका क्या क्या है, ये सब देखेंगे। तो फ्रेंड्स, आर्टिकल 56 में बताया गया टेन्योर ऑफ प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति का कार्यकाल, इसके बारे में बताया गया। तो फ्रेंड्स, अगर कोई पूछे कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कब से शुरू होता है, क्या जिस दिन उनका इलेक्शन होता है उस दिन से शुरू होता है, तो हम बोलेंगे नहीं, जिस दिन वो अपना ऑफिस ज्वाइन करते हैं उसके फर्स्ट दिन से उनका कार्यकाल शुरू होता है, यानी 5 ईयर फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ ऑफिस। वह उस कार्यालय के लिए फिर से चुनाव के लिए पात्र हैं, यानी उनको री इलेक्टेड किया जा सकता है, वह किसी भी अवधि के लिए चुने जा सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं सैलरी ऑफ प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति का वेतन क्या है। तो इनका वेतन है RS 5 लाख पर मंथ, यानी 5 लाख रुपये प्रतिमाह इनको दिया जाता है। वेतन दिया कहाँ से जाता है? भारत की संचित निधि से, यानी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो इसके बारे में फ्रेंड्स टेंशन मत लेना, हम बाद में इसको डिटेल में पढ़ेंगे संचित निधि होती क्या है। और राष्ट्रपति की परिलब्धियों और भत्तों का उल्लेख अनुच्छेद 59 थर्ड में किया गया है। हम बाद में आर्टिकल के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, तो वहाँ पे आपको इसके बारे में डिटेल से बताएंगे। और फ्रेंड्स, आर्टिकल 58 में बताया गया क्वालिफिकेशन ऑफ प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट यानी इनका क्वालिफिकेशन यानी योग्यता क्या है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो वो भारत का नागरिक होना चाहिए, और मिनिमम एज इनका होता है 35 ईयर। और अगर बोले कि मैक्सिमम एज क्या है, तो नो मैक्सिमम एज, यानी ये चाहे 35 साल के हो जाएं, 70 साल के हो जाएं, 200 साल के हो जाएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता ये कितने साल के, ये कभी भी इनका मिनिमम एज तो 35, यानी अगर 34 के हैं तो नहीं ये पात्र हैं, लेकिन अगर 35 से एबव कितना भी जा सकते हैं, यानी नो मैक्सिमम एज। और कैन नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, यानी इनका कोई भी सरकारी नौकरी नहीं होना चाहिए, या किसी भी मतलब ऐसे किसी भी पद पे नहीं होना चाहिए जहाँ से इनको गवर्नमेंट से कुछ मतलब मिले लाभ का कोई पद नहीं होना चाहिए। शुड नॉट बी अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट और हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेटर, यानी इनको जो हमारा संसद है उसका सदस्य नहीं होना चाहिए, और जो स्टेट लेजिस्लेटर यानी विधान मंडल जो विधानसभा है उसका भी ये मेंबर नहीं होने चाहिए। कैंडिडेट क्वालिफिकेशन क्या है? जो लोकसभा मेंबर का क्वालिफिकेशन होता है वही इनका भी क्वालिफिकेशन होता है, यानी कैंडिडेट क्वालिफिकेशन इक्वल लोकसभा मेंबर क्वालिफिकेशन। आर्टिकल 60 में बताया गया है ओथ ऑफ प्रेसिडेंट, यानी इनको इनके ओथ के यानी शपथ के बारे में बताया गया है। ओथ बाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी मुख्य न्यायाधीश। तो प्रेसिडेंट को शपथ कौन दिलाता है? हमारे जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो इनको शपथ दिलाते हैं। तो फ्रेंड्स, अब देखते हैं कि वैकेंसी इन प्रेसिडेंट ऑफिस यानी इनका स्थान कैसे खाली होता है। तो या तो इनका कार्यकाल समाप्त हो जाए, यानी 5 ईयर पूरे हो जाएं, फिर इनका स्थान खाली होगा, या तो ये उपराष्ट्रपति को इस्तीफा दे सकते हैं, या फिर इनको महाभियोग द्वारा हटाया जाता है, या फिर अगर बाय चांस प्रेसिडेंट की मृत्यु हो जाए तो भी इनका स्थान खाली होगा, फिर तो होना ही है, या फिर अदरवाइज भी कुछ रीजन हो सकते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए 6 महीने के भीतर, यानी राष्ट्रपति के लिए चुनाव 6 महीने के भीतर होना चाहिए, यानी जब इनका स्थान खाली हो जाए तो इतने जल्दी तो कोई राष्ट्रपति बन नहीं जाएंगे। तो उसके लिए क्या है कि 6 महीने के भीतर राष्ट्रपति कोई ना कोई इलेक्ट हो जाना चाहिए। और ये जो 6 महीने खाली हैं, इस अवधि में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद संभालते हैं, यानी उपराष्ट्रपति ही राष्ट्रपति का काम करते हैं 6 मंथ के लिए। इफ़ वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति इज नॉट अवेलेबल, यानी वो प्रेजेंट नहीं है, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी जो हमारे मुख्य न्यायाधीश हैं वो प्रेसिडेंट के रूप में कार्य करेंगे। और अगर ये CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी मुख्य न्यायाधीश भी अवेलेबल नहीं है, वो प्रेजेंट नहीं है, तो हमारे सुपर मोस्ट जज ऑफ SC यानी जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं वो प्रेसिडेंट के रूप में काम करेंगे। और फ्रेंड्स, आर्टिकल 61 में बताया गया इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट यानी महाभियोग। अब ये महाभियोग क्या है? ये जो कॉन्सेप्ट है महाभियोग का, इसके बारे में हम इसको मतलब USA से लिया गया, जो USA का संविधान है वहाँ से महाभियोग का कॉन्सेप्ट लिया गया। महाभियोग आधार
मतलब ये महाभियोग कब लाया जाता है? अगर राष्ट्रपति के द्वारा संविधान का उल्लंघन किया जाए, या फिर महाभियोग के मामले में लोकसभा या राज्यसभा द्वारा राष्ट्रपति को 14 दिन की अग्रिम सूचना और सूचना को सदन के 1/4 सदस्य द्वारा समर्थन मिला। अब इसका क्या मतलब है? यानी जब भी महाभियोग लाना हो, यानी राष्ट्रपति को हटाना हो, तो लोकसभा या राज्यसभा द्वारा उनको 14 दिन पहले ही बता दिया जाएगा। अब ऐसा नहीं अचानक आके बोलेंगे चलो भैया हट जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। उनको 14 दिन पहले ही बताना पड़ता है। और ये जो नोटिस है इसको सदन के, यानी जो लोकसभा या राज्यसभा है उसके मेंबर, यानी 1/4 सदस्य द्वारा समर्थन मिलना चाहिए। कि मतलब अगर जितने भी मेंबर है उसके 1/4 सदस्य बोल देंगे कि हाँ ये सही है, तो ही वो सही होगा, यानी तभी उस सूचना को राष्ट्रपति को दिया जाएगा। लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं, यानी इनके इम्पीचमेंट में लोकसभा राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं और विधानसभा का कोई सदस्य भाग नहीं लेता है। और फ्रेंड्स अब हम ये देखते हैं इम्पीचमेंट है क्या, यानी महाभियोग, यानी राष्ट्रपति को हटाना, यानी वो खुद से नहीं हटेंगे, ना उनकी मृत्यु हुई है, ना उनका कार्यकाल समाप्त हुआ है और ना ही उन्होंने इस्तीफा दिया है, उनको हम हटाएंगे। और हटाने का आधार क्या है? संविधान का उल्लंघन। अगर किसी तरह से संविधान का उल्लंघन होता है तो हम उनको हटाएंगे। ये महाभियोग क्या है? क्वासी जुडिशियल प्रोसीजर इन पार्लियामेंट, यानी संसद में अर्थ न्यायिक प्रक्रिया। संसद के किसी भी सदन के मनोनीत सदस्य, हमने पीछे क्या पढ़ा था जब इनका इलेक्शन के बारे में, इलेक्टेड मेंबर थे वहाँ पे, लेकिन यहाँ पे क्या है? मनोनीत, यानी नॉमिनेटेड, यानी जिसके लिए कोई इलेक्शन नहीं होता उनको डायरेक्टली नॉमिनेट कर दिया जाता है, उनको डायरेक्टली बना दिया जाता है सदस्य। तो वही दिया है कि संसद के किसी भी सदन के मनोनीत सदस्य भाग ले सकते हैं, हालांकि वे चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। चुनाव में भाग कौन लेता है? जो इलेक्टेड मेंबर होता है, यानी जो निर्वाचित सदस्य होता है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों जैसे दिल्ली, पुदुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के महाभियोग में भाग नहीं लेते हैं, हालांकि वे चुनाव में भाग लेते हैं। अगर फ्रेंड्स आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये दिल्ली और पुदुचेरी का नाम ही हम क्यों ले रहे हैं बार बार केंद्र शासित प्रदेश के बारे में, और भी तो है हमारे केंद्र शासित प्रदेश, जैसे चंडीगढ़ हुआ, अंडमान निकोबार, ये सब, लेकिन वहाँ पे फ्रेंड्स विधानसभा नहीं है। हमारी विधानसभा कहाँ पे है? दिल्ली में है, पुदुचेरी में, इसलिए इसी के ही मेंबर वहाँ पे भाग लेते हैं या नहीं लेते हैं। चुनाव में भाग लेते हैं, लेकिन इनको हटाने में, महाभियोग में भाग नहीं लेते हैं। तो फ्रेंड्स इजी है इसको याद करना कि चुनाव में जो लोग भाग लेते हैं वो महाभियोग में भाग नहीं लेते हैं, और जो चुनाव में भाग नहीं लेते हैं वो महाभियोग में भाग लेते हैं। तो फ्रेंड्स आज हम यहीं तक पढ़ते हैं, और आगे हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में, यानी एग्जीक्यूटिव पावर क्या है राष्ट्रपति के। तो फ्रेंड्स एंजॉय द वीडियो, बी हैप्पी, बी पॉजिटिव।